नीला गुलाब और सुंदर राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत अमीर राजा था। उनकी 3 राजकुमारियां थी। उनमें से 2 राजकुमारियां बहुत ही लालची और मतलबी थी, लेकिन उनकी तीसरी राजकुमारी बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की थी और वह उन दोनों राजकुमारियों में से बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। एक दिन उनके पिता को खबर मिलती है उनके कुछ जहाज भयानक तूफान की वजह से समंदर में डूब गया है। यह खबर सुनकर जैसे मानो राजा का तो सब कुछ खत्म ही हो गया, सिवाय उस महल के जिसमें वे लोग रहा करते थे। यह खबर सुनकर राजा और उनकी छोटी बेटी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोनों बड़ी राजकुमारी पूरे दिन बैठकर सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचा करती है और यहाँ सबसे छोटी राजकुमारी को पूरे दिन घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से एक खबर मिलती है कि उनका एक जहाज समुद्र के किनारे पहुंच चुका है। राजा उस जहाज को लेने जाने की तैयारी करने लगता है। तभी जाने से पहले उन्होंने अपनी तीनों राजकुमारियों से पूछा, राजकुमारी हमें बताइए, मैं वापस लौटते हुए आप तीनों के लिए क्या लाऊं? हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर ड्रेस और बहुत ही कीमती नेकलेस और सैंडल लेकर आना पिताजी। हाँ गुंजन बेटा और चांदनी बेटा, तुमने तो कुछ मुझे बताया ही नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी मुझे बस एक नीला गुलाब का फूल चाहिए। अपने तीनों बेटी की फरमाइश सुनकर राजा एक लंबे सफर पर निकल जाता है और वह समुंदर में फंसी उस नाव के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद राजा को पता चलता है न ही उनके जहाज में कोई सामान होता है और न ही वह जहाज अब किसी काम की रह जाती है। यह देखकर राजा उदास और थक हार कर अपने घर वापसी जाने लगता है। तभी अंधेरा होते होते राजा एक जंगल में पहुंचता है। वो जंगल एकदम सुनसान था और काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। तभी भी कई घंटों तक राजा चलता रहा उस बर्फीली हवाओं में भी। तभी आगे उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया जो बहुत ही शानदार और खूबसूरत लग रहा था। राजा उस शानदार महल के अंदर जाता है और कुछ मदद की उम्मीद करता है, लेकिन महल के अंदर कोई भी नहीं होता है। हर जगह खूबसूरत लाइट जल रही थी। डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट खाना भी रखा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने आवाज भी लगाई पर उन्हें कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर वह कब तक इंतजार करता, इसलिए वह स्वादिष्ट सा खाना खाकर एक सुंदर सी बेड पर सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तब उन्हें अपने बेड के पास सुंदर कपड़े पहनने के लिए रखे हुए मिलता है और जब वो तैयार होकर नीचे आता है तो उन्हें फ्रेश ब्रेकफास्ट भी डाइनिंग टेबल पर तैयार मिलता है। यह सब देखकर राजा बोलता है, शायद ये महल किसी परी का होगा, तभी तो यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। जब मुझे वह परी मिलेगी तो उसका मैं धन्यवाद जरूर करूँगा। राजा टहलने के लिए महल से बाहर निकलता है। तभी उन्हें बगीचे में बहुत ही खूबसूरत नीले गुलाब का फूल दिखाई देता है और वह सोचता है, मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ नहीं ले जा पा रहा हूँ, कम से कम अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ ले चलूँ। यह सोचकर राजा उन सभी गुलाब के फूलों में से एक नीला गुलाब का फूल तोड़ लेता है और जैसे ही वह फूल तोड़ता है तभी पेड़ के पीछे से एक भयानक राक्षस निकलकर आता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है। तभी राक्षस बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया और पहनने के लिए कपड़े भी दिया, फिर भी तुम मेरा ये गुलाब तोड़ते हो, क्या यही शराफत है तुम्हारी? तभी राजा उनसे माफी मांगते हैं और बताने लगे कि मैं यह गुलाब का फूल अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहता था, कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह राक्षस बोलता है,
तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं, लेकिन उनमें से तुम्हारी एक राजकुमारी अगर मेरे साथ यहाँ रहने लगे तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। इसलिए बताओ तुम मुझे, क्या तुम ऐसा करोगे? यह सुनकर राजा अपने दिल पर बोझ लिए हुए घर की तरफ जाने लगता है। तभी घर पहुंचने पर दोनों मतलबी राजकुमारियों ने अपने पिताजी की सारी बातें सुनी और फिर उसके बाद राजा की दोनों बेटियों ने उस राक्षस के शर्त को मानने से मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी उन दोनों से बिल्कुल अलग थी। पिताजी, अगर आपको सही लगे तो मैं उस राक्षस के पास चली जाती हूँ। यह सुनकर वह दोनों मतलबी बहनें बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सारी गलती इसी की है। इसी की वजह से पिताजी उस राक्षस के महल में गए थे। इधर राजा उदास और दुखी मन लिए हुए अपनी छोटी राजकुमारी को लेकर महल की तरफ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वे लोग महल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ महल में पहले की तरह ही हो रखा है। डाइनिंग टेबल पर वैसे ही स्वादिष्ट खाना रखा होता है, लेकिन इस वक्त भी महल में कोई नजर नहीं आता है। तभी वे दोनों बैठकर टेबल पर खाना खाने लगते हैं, लेकिन वह जैसे ही खाना खाने लगते हैं तभी वहाँ पर वही भयानक राक्षस आ जाता है और राजकुमारी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि राक्षस उतना ही भयानक दिख रहा था जितना उसके पिता ने उसे बताया था। तभी वह राक्षस नरम आवाज में पूछता है, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? जी हाँ, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो ठीक है, तो आपके पिताजी कल तुम्हें यहाँ छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। अगली सुबह जब राजकुमारी उठती है तब वह देखती है कि उसके पिताजी वहाँ से जा चुके थे और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट उसके डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। तभी वो ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बगीचे में घूमने लगती है। तभी वह गुलाब के फूलों को देखती है और थोड़ा उदास हो जाती है और फिर वह महल के अंदर चली जाती है। तभी वह देखती है एक दरवाजा पूरी तरीके से गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। वह उस कमरे के अंदर जाती है और देखती है कि वह कमरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। वहाँ पर बहुत ही सारी किताबें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी रखा हुआ था और तभी वह बोलती है, जो इंसान एक कमरे को इतना खूबसूरत सजा सकता है वह इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन काश मैं अपने पिताजी को देख पाती। राजकुमारी के ऐसा बोलते ही उसके पिताजी एक शीशे के अंदर नजर आने लगते हैं। तभी राजकुमारी यह देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वह अपने पिताजी को अब देख पा रही थी। तभी उसी रात डिनर के समय वह राक्षस फिर से आता है और बोलता है, क्या मैं आपको देख सकता हूँ राजकुमारी? यह महल तो आपका ही है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, यह सब कुछ आपका है और आप चाहें तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। राजकुमारी को राक्षस की बात सुनकर बहुत ही अजीब सा लगता है और वह सोच में पड़ जाती है। तभी राक्षस फिर से बोलता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपको बहुत ही ज्यादा भयानक लगता हूँ? राजकुमारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे और तभी वो अपना सर हिलाकर हाँ बोलती है। उसके बाद वह राक्षस फिर से बोलता है, राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर राजकुमारी गुस्से से बोलती है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसके बाद वह राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही राक्षस रोज नाश्ते के समय राजकुमारी से मिलता और उसकी काफी देखभाल भी करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजकुमारी को अब उस राक्षस की आदत सी हो गई थी। काश यह राक्षस थोड़ा खूबसूरत होता। कुछ महीने और गुजरने के बाद राजकुमारी को अब उस भयानक राक्षस से कोई डर नहीं था, बल्कि राजकुमारी उस भयानक राक्षस को पसंद करने लगी थी। तभी एक दिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पिताजी बहुत ही बीमार हैं, तभी वह राक्षस के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकती हूँ?
मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे उनका ख्याल रखने जाना है। बिल्कुल, आप जा सकती हैं, लेकिन आप वापस अगर नहीं आई तो मैं आपके दुख में मर जाऊंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊंगी। राक्षस राजकुमारी को एक अंगूठी देता है और बोलता है, ये लो, इस अंगूठी को पहन लो। इस अंगूठी को पहनते ही तुम अपने घर पहुंच जाओगी, और अगर यह अंगूठी तुम सोते समय उतार दोगी तो तुम अपने आप को इस महल के अंदर ही पाओगी। यह सुनकर राजकुमारी खुशी खुशी उस अंगूठी को पहन लेती है और वह अपने महल में पहुंच जाती है। तभी वह उठकर अपने पिताजी से मिलने जाती है। उसके पिताजी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके पिता की आधी बीमारी तो राजकुमारी को देखते ही दूर हो जाती है। तभी शाम को दोनों राजकुमारियां, जिनकी अब शादी हो गई थी, वो अपने पिताजी से मिलने आती है और घर में सबसे छोटी राजकुमारी को देखकर वह दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी उन दोनों बहनों ने छोटी राजकुमारी को एक नई समस्या में फंसाने की कोशिश की और वह राजकुमारी को 1 हफ्ता घर में रहने के लिए मजबूर करती है, जिससे वह राक्षस गुस्से में आए और छोटी राजकुमारी को मार डाले। तभी राजकुमारी 1 हफ्ता और रुकने की सोचती है। कुछ दिनों में राजकुमारी को उस राक्षस की याद आने लगती है और एक दिन वह सपना देखती है कि राक्षस बेजान हालत में महल के गार्डन में पड़ा होता है। यह देखकर राजकुमारी एकदम से घबराकर उठ जाती है और सोचती है, आखिर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैंने राक्षस से वादा किया था। राजकुमारी उसी समय उस अंगूठी को निकाल देती है और अगली सुबह वह राक्षस के महल में ही उठती है। तभी वह दिन भर राक्षस का इंतजार करती रहती है, पर राक्षस की कहीं कोई खबर नहीं मिलती है। राजकुमारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और राक्षस को इधर उधर हर जगह ढूंढती है, पर राक्षस की कोई खबर नहीं मिलती है। तभी वह अचानक से गार्डन में जाती है और देखती है कि राक्षस वहीं पर पड़ा हुआ होता है, ठीक वैसे ही जैसा उसने सपने में देखा था। तभी राजकुमारी भागकर राक्षस के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी राजकुमारी को महसूस होता है कि राक्षस की दिल की धड़कनें अभी भी चल रही है। उसके बाद राक्षस अपना आंखें खोलता है और बोलता है, राजकुमारी, मुझे लगा आप नहीं आओगी, इसलिए मैं मरने का इंतजार कर रहा था। क्या? ऐसा मत कहो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजकुमारी के ऐसा बोलते ही जैसे मानो कुछ चमत्कार हुआ। महल की चमक और भी बढ़ गई और राजकुमारी जैसे ही महल के चारों तरफ देखने लगती है और जब वह पलटकर राक्षस की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक खूबसूरत और सुंदर राजकुमार खड़ा था और उसे देखते ही राजकुमारी घबरा जाती है और बोलती है, तुम कौन हो? और यहाँ पर जो राक्षस था वह कहाँ गए? मैं ही वो राक्षस हूँ राजकुमारी। मुझे भयंकर जादूगरनी ने भयानक राक्षस में बदल दिया था और अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करती तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहता। तुम्हारे हाँ करने से उस जादूगरनी का श्राप टूट गया और मैं फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार की यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह राजकुमारी को अपना एक सच्चा प्यार भी मिल जाता है। तभी कुछ दिनों में राजकुमार राजकुमारी से शादी कर लेते हैं और हमेशा दोनों खुशी खुशी उस महल में रहने लग जाते हैं। जादुई सूट का कुआं। एक बार की बात है, एक गांव में गौरी नाम की लड़की अपने बुआ और फूफा के साथ रहती थी। गौरी के माता पिता का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया था। गौरी की अच्छी परवरिश के लिए उसके फूफा उसको अपने साथ घर ले आए थे, लेकिन गौरी की बुआ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए वह गौरी से अपने घर का सारा काम कराती और उसे ताने दे देकर खूब सताती थी और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। गौरी की बुआ की एक बेटी थी, शेफाली। एक दिन गौरी की बुआ और शेफाली किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी।
तभी शेफाली नए नए तरह तरह के डिजाइनर सूट पहनकर ट्राई कर रही थी। उसी में से एक लाल कलर का बहुत ही सुंदर सूट था। उसी समय वहाँ पर गौरी आती है और शेफाली के पास इतने खूबसूरत और डिजाइनर सूट देखकर उसका भी मन सूट पहनने का करता है और वह शेफाली से उसका एक पुराना सूट मांगती है। शेफाली, तुम्हारे पास तो कितने सुंदर सुंदर सूट हैं, तो तुम मुझे अपना एक पुराना सूट दे दो ना। हाँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक डिजाइनर सूट है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है, समझी? जब देखो मुंह उठाकर मेरे सामने मांगने आ जाती है। चल अब जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। जब शेफाली गौरी को सुना ही रही होती है तभी वहाँ पर शेफाली की माँ भी सज धज कर आ जाती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? माँ, ये गौरी पता नहीं क्यों मेरा मूड खराब करने के लिए बार बार मेरे पास चली आती है। यह मुझसे मेरे डिजाइनर सूट मांग रही थी, पर मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों रे करम चली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उससे डिजाइनर सूट मांगने की? घर का एक भी काम तो तुझसे ठीक से होता नहीं है और चली आई सूट मांगने। चल जा यहाँ से, जाकर घर की सफाई कर। देखो तो कमरा कितना गंदा हो रहा है। लगता है कामचोर कमरे में झाड़ू नहीं लगाती। झाड़ू क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी लगाने के लिए? और झाड़ू मारने के बाद कुछ गंदे बर्तन भी पड़े हैं, उन्हें भी धो देना। चल अभी जा यहाँ से, हम दोनों किसी पार्टी में जा रहे हैं और कल का बचा हुआ खाना पड़ा होगा फ्रिज में, वही खा लेना। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी पार्टी में चली जाती है। इधर गौरी अपनी बुआ और शेफाली की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर वो अपना सारा काम करके कल का बचा हुआ खाना खाकर अपनी माँ के तस्वीर के सामने रोने लग जाती है और बोलती है माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे पास थे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और आप लोग मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया करते थे। लेकिन अब तो मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, बल्कि मुझसे तो अब घर का पूरा काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ माँ। पिताजी, मुझे अपने पास बुला लो ना, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। यह कहकर गौरी रो ही रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, गौरी बेटी। तभी गौरी इधर उधर देखने लग जाती है। तभी वह देखती है कि वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके माता पिता की तस्वीर से आ रही होती है। तभी गौरी की माँ तस्वीर में से बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम रो मत, मुझसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जाती बेटी। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हो माँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटी, मैं तेरी माँ ही बोल रही हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तुम कितनी दुखी हो, क्योंकि तुम्हारी बुआ और शेफाली तुम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। मुझे सब पता है मेरी प्यारी बेटी, लेकिन अब मैं और ये सब होते नहीं देख सकती। इसलिए अब मैं तुझे एक ऐसी जगह बताऊंगी जहाँ जाकर तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। माँ, ऐसी कौन सी जगह है माँ जहाँ आप मुझे भेजना चाहती हो और जहाँ जाकर मेरी हर इच्छा पूरी हो सकती है? माँ सुनो गौरी बेटी, इस गांव से थोड़ी दूर जाकर एक जादुई कुआं है। अगर तुम उस कुएं के पास जाओगी और अपनी कोई भी इच्छा कहोगी तो वो जादुई कुआं तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करेगा। यह सुनकर गौरी बहुत ही खुश होती है और अपनी माँ की बात सुनकर वह उस कुएं के पास मदद मांगने चली जाती है और वह उस कुएं के पास खड़ी होकर कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर सूट चाहिए ताकि मैं भी शेफाली की तरह सुंदर सुंदर सूट पहन सकूं। गौरी के इतना कहते ही उस जादुई कुएं से सुंदर सुंदर सूट बाहर आ जाते हैं। यह देखकर गौरी बहुत ही खुश होती है और उस जादुई कुएं का धन्यवाद करती है। तभी उस जादुई कुएं से आवाज आती है, पर गौरी बेटी, ये याद रखना, यह कोई मामूली सूट नहीं बल्कि एक ये जादुई सूट है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और तुम इस सूट को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह जादुई सूट सिर्फ ईमानदार लोगों पर ही काम करेगा। अगर यह सूट कोई बेईमान या लालची कोई इंसान पहनता है तो उसके साथ कुछ बुरा होता है, इसलिए तुम इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी
इतना कहकर गौरी वो जादुई सूट अपने साथ घर ले आती है और जैसे ही वो जादुई सूट पहनती है तो वो पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से उसकी बुआ और शेफाली आ जाती है और गौरी को इस तरह से देखकर वे लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि गौरी के पास आखिर इतने सुंदर और डिजाइनर सूट कहाँ से आया। तभी शेफाली अपनी माँ से कहती है, माँ इतना सुंदर सूट इस गौरी के बच्चे के पास कहाँ से आया? मुझे भी ऐसा सूट चाहिए माँ। इतना सुंदर सूट तो सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए। इस गौरी के पास मेरे से भी सुंदर सूट कैसे हो सकता है? यह सिर्फ मेरे पास होना चाहिए माँ। तभी गौरी की बुआ उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ए लड़की, तो इतना सुंदर सूट पहनकर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप से तू घर पर है। और क्या तुझे पता नहीं है, कल तेरे फूफा जी शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई? तभी शेफाली कहती है, देखो ना माँ, इसने कितना सुंदर सूट पहन रखा है। जरूर इसने चुराए हुए पैसों से ही ये सूट खरीदा होगा। माँ इसे पूछो ना, इसके पास इतना सुंदर सूट कहाँ से आया? नहीं शेफाली, मैं तो अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में मुझे ये सूट मिला है। गौरी अपनी बुआ से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। गौरी ने जादुई सूट पहन रखा था, इसलिए उसका सारा काम अपने आप ही हो जाता है। तभी शेफाली अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, इसकी माँ के बक्से में कितने अच्छे सूट हैं। मुझे भी वो सूट चाहिए। वो कितना सुंदर सूट है माँ जो इस नौकरानी ने पहन रखा है। मुझे इस नौकरानी के सारे सूट चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी बेटी के पास इस नौकरानी से कम सुंदर सूट हो। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, अगर तुझे उस नौकरानी की बच्ची की सूट चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं अभी उससे वो सारे सूट मांग कर लाती हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह उदास नहीं देख सकती। और वैसे भी उस करमजली की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर कपड़े पहने। इतना कहकर शेफाली की माँ गौरी के पास चली जाती है और गौरी से कहती है, अरे ओ महारानी, तेरी स्वर्गवासी माँ के सारे सूट कहाँ रखे हैं? चल जल्दी से सारे सूट मुझे ला कर दे। तभी गौरी अपनी बुआ की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और तभी वे याद करती है कि जादुई कुएं ने कहा था कि वह जादुई सूट किसी लालची इंसान के हाथ न लगे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। गौरी अपनी बुआ का लालच पहचानती है, इसलिए वो अपनी बुआ को मना कर देती है। बुआ, आप चाहे मुझे कितना भी मार ले, पर मैं आपको वो सूट कभी नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। गौरी की बात सुनकर उसकी बुआ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गौरी की बहुत पिटाई करती है। लेकिन गौरी अपनी बुआ को वह सूट नहीं देती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर यह सूट उसकी बुआ या शेफाली के पास चला गया तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी रात हो जाने के बाद जब गौरी सो जाती है, तब उसकी बुआ वह सूट चुराने के लिए गौरी के कमरे में चोरी छुपे चली जाती है और वह सूट ढूंढने लगती है। लेकिन वह सूट गौरी ने बहुत ही संभाल कर रखा था, लेकिन उसकी बुआ बहुत लालची थी, इसलिए वह उस सूट को ढूंढ ही लेती है और ले जाकर अपनी बेटी शेफाली को दे देती है। ले मेरी प्यारी बेटी, तेरा ये मनपसंद सूट उस करमजली ने बहुत सावधानी से छुपा कर रखा था, बड़ी ही मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। शेफाली वह सूट देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और जैसे ही वह उस सूट को पहनती है तो उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। तभी शेफाली चिल्लाने लगती है, आह माँ, इस सूट को उतारो, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। आह, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। ये कैसा सूट है जिसकी वजह से मेरे पूरे बदन में खुजली हो रही है? माँ। तभी शेफाली की माँ उस सूट को उतारने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वह सूट नहीं निकलता है। तभी वो भागकर गौरी के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे करमजली, ये तेरी माँ का कैसा सूट है जिसकी वजह से मेरी बेटी के पूरे शरीर में खुजली हो रही है और उसका शरीर भी लाल पड़ गया है? बुआ, यह आपने क्या कर दिया? यह कोई मामूली सूट नहीं बल्कि एक जादुई सूट था। बुआ, जादुई सूट? लेकिन तुम तो कह रही थी ये तुम्हारी माँ का सूट है। तभी रोशनी अपनी बुआ को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसे उस जादुई कुएं के पास भेजा था जहाँ से वह यह जादुई सूट लेकर आई थी। तभी उसकी बुआ यह सारी बात सुनकर अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है और गौरी से कहती है, गौरी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी
कि हम कितने लालची हैं, इसलिए तुम ये जादुई सूट हमें नहीं दे रही थी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, आज से तुम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। गौरी की बुआ के इतना कहते ही शेफाली के शरीर की सारी खुजली चली जाती है और गौरी उस जादुई सूट की वजह से अपनी बुआ के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है। अब गौरी खुशी खुशी अपनी बुआ और शेफाली के साथ रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।